नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कंवल। लाल कृष्ण आडवाणी को चिंता थी कि अगर नरेंद्र मोदी को बीजेपी की इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है तो 2014 का चुनाव मोदी की शख्सियत पर आकर टिक जाएगा। लोग यूपीए के भ्रष्टाचार को भूल जाएंगे और सवाल पूछा जाएगा कि क्या आपको मोदी पसंद है या नहीं। पिछले कुछ हफ्तों में जो हुआ है उसे देखते हुए लगता है कि लाल कृष्ण आडवाणी की चिंता सही साबित हो रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एनडीए के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी। स्वागत है आपका आज तक में। लग रहा है कि आडवाणी जी की जो भविष्यवाणी थी इसको लेकर वो बहुत चिंतित थे, वही सही साबित हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में देखें तो यूपीए के भ्रष्टाचार को, स्कैम्स को, जिसको आपने भी उजागर किया, लोग भूल गए। सवाल अब सिर्फ एक ही पूछा जा रहा है कि मोदी आपको पसंद है या नहीं। जहाँ तक आडवाणी जी के जो विचार उन्होंने ब्लॉग में व्यक्त की वो पुरानी बात हो गई, क्योंकि उसके बाद उनकी मोदी की मीटिंग हुई, फिर वो नागपुर भी गए, वहाँ भी बातचीत थी। उसके बाद तो ये इन्होंने सवाल कभी उठाया नहीं। सवाल उठाया ना उठाया, उन्होंने चिंता जताई। और अगर आप देखो पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ, लग रहा है कि वो चिंता वाजिब थी। अब हो सकता है कि उस चिंता दूर हो गई। कैसे दूर हुई? उनकी चिंता तो नहीं बोल रहे, उनकी आरएसएस से जो सेटिंग हुई हो ना हो, लेकिन जो उन्होंने सवाल उठाया वो सवाल अहम है डॉक्टर स्वामी। वो सवाल था कि क्या मोदी के आने से ध्रुवीकरण होगा या नहीं। अगर आप देखें जिस तरह के बयान आए हैं, जिस तरह से गतिविधियां सवाल है, वो मैं अलग से डील करूंगा। जहाँ तक आडवाणी जी की बात है वो आज करंट है कि नहीं, वो अब उनके जो शंकाएं थे दूर हो गए नहीं है, वो तो वही बता सकते हैं। आप सवाल समझ रहे हैं, जानते हुए आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप मुस्कुरा भी रहे। मेरा सवाल ये था कि आडवाणी जी को चिंता थी कि ध्रुवीकरण होगी, पूरा चुनाव मोदी के नाम पर रेफरेंडम बन जाएगा। आपको नहीं लगता कि ऐसा ही हो रहा है? मुझे पहले ये नहीं पता है कि आज की परिस्थिति में आडवाणी जी की चिंता दूर हो गई कि नहीं, तो इसीलिए वो एकेडमिक हो जाएगा। मैं इस पर कुछ आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। मैं सवाल का जवाब सीधा कह सकता हूं कि जहां तक मोदी का सवाल है, इसमें जो भी आज विवाद अखबारों में, मीडिया में, पब्लिक में जो भी चर्चा हो रही है, ये सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? तीन चीजें हुई जिसकी तरफ मैं आपका गौर खींचना चाहूंगा। पहली बात, अमित शाह अयोध्या जाते हैं, अमित शाह कहते हैं कि राम मंदिर तो यहीं बनेगा। उसके बाद राजनाथ सिंह बचाव में मतलब बयान देते फिरते हैं कि नहीं 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 नहीं, कोई अयोध्या नहीं होगा, हम तो गवर्नेंस के मुद्दे पर लड़ेंगे। लेकिन अमित शाह जाके बोल देते हैं कि राम मंदिर बनेगा। अरे बताइए सर, ये एजेंडे में है कि नहीं एनडीए के? ये जो एजेंडे में सदा रहा है। एनडीए के एजेंडे में कि बीजेपी के एजेंडे? नहीं, बीजेपी के एजेंडे में। अब तो एनडीए में कोई फर्क ही नहीं है ना, सब एक मत के हैं। मंदिर तो बनना ही है। और ये एनडीए का एजेंडा है आपके हिसाब से? मैं तो कह रहा हूं कि ये तो हिंदुस्तान का एजेंडा है। एनडीए का तो करने की जो जिम्मेदारी है या दायित्व है वो एनडीए की है कि इसको करना है। क्योंकि हमारे देश में तो फिर राजनाथ सिंह ने ये क्यों कहा कि राम मंदिर एजेंडा नहीं है चुनावों का? फोकस हमारी गवर्नेंस पर हो। सर समझ में नहीं आता, अलग अलग मिक्स्ड मैसेज, कंफ्यूजिंग मैसेज। आप हिंदुत्व को वोटर को पकड़ना चाहते हैं, आप सेक्युलर वोटर भी पकड़ना चाहते हैं। इस लालच में एनडीए मिक्स्ड मैसेजेस दे रही है। नहीं, सेक्युलर वोट कम्युनल वोट का सवाल नहीं है, क्योंकि इसकी परिभाषा अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या है सेक्युलर, कौन होता है सेक्युलर, कौन होता है कम्युनल। उसके लिए मैं अभी आपके पास बहस कर सकता हूँ, बट तो इतना जरूर कहूँगा कि ये तो एक आस्था है और इससे ये बीजेपी का मुद्दा रहा। जब 1998 में एनडीए बनी तब भी इसकी बात चली और वास्तव में ये करना ही है। नहीं, मैं सीधा सवाल पूछता हूँ। आप कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 में या उससे पहले जी, तो बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर बनाएगी बिल्कुल, और बनाना चाहिए। और उसके लिए विधि या कानून के अनुसार रास्ते हैं और हम मुसलमान को मनवाएंगे। नहीं, अगर आप ये लाइन पकड़ते हैं तो फिर कोई भी पार्टी जिसको मुस्लिम वोटर्स की जरूरत है वो कभी आपका अलाई नहीं करेगी। आपको चंद्रबाबू नायडू चाहिए, आपको बीजू पटनायक चाहिए, आपको नवीन पटनायक चाहिए, आपको ममता बनर्जी चाहिए, ये तो कभी आपके साथ जुड़ेंगे नहीं। कैसे बनेगी आपकी सरकार? जब चंद्रबाबू ममता सब आए थे वो तो राम के आंदोलन के तुरंत पश्चात आए थे। पर उस वक्त जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था एनडीए का, जो मैनिफेस्टो था, जो गवर्नेंस का एजेंडा था, उसमें ये जो विवादित मुद्दे थे उनको किनारे किया गया। उसी के बेसिस पर बना ना एनडीए। पहले तो आप जो हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं कि एनडीए को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, उस पर आधारित है।
नहीं तो आप मान रहे हैं कि बीजेपी अकाली शिवसेना अकेले ही सरकार बना दी? कौन सी दुनिया में है आप कहिए, इतनी तो सीटें ही नहीं है। जिस दुनिया में आप हैं मैं नहीं हूँ। 360 सीटों पे तो बीजेपी लड़ रही है। मैंने बहुत देखा है, 1977 में भी लोगों ने जो जनसंघ और अन्य पार्टीज की वोट्स को जोड़कर कहा कि आपको 100 से ज्यादा नहीं मिलेगा, हमें तो 300 मिली थी। नहीं, पर अब कौन कौन जुड़ा था उस टाइम पे? वो तो लेफ्ट राइट सेंटर सब आपके साथ थे। कि उस समय का आप पुरानी बात निकाल के देखेंगे, सब ने कहा कि जनता पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। ये तो इलेक्शन के 10 दिन के पहले जब हवा देखी तब हुआ। अब चुनाव आने दीजिए, आप देखेंगे कि कितनी भीड़ लग रही है। आडवाणी जी पर मैं फिर से गौर खींचना चाहूंगा, क्योंकि आडवाणी जी चाहते थे कि चुनाव लड़ा जाए गवर्नेंस के मुद्दे पर, कांग्रेस की पॉलिसी पैरालिसिस के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, स्कैम्स के मुद्दे पर। उनकी तो चर्चा हो ही नहीं रही। कम्युनल सेक्युलर इसी की चर्चा चल रही है। जहां तक नरेंद्र मोदी की भाषण आप देखोगे, उसमें ये ना मंदिर की जिक्र है, ना कोई हिंदू का विषय का सब है, सब गवर्नेंस की बात ही चल रही है। सेक्युलरिज्म के बुर्के की बात करते हैं, तो क्या मतलब निकाला जाए इसका? बुर्का माने छिपाने की बात होती है ना। कमाल की बात कर रहे हैं, मतलब बुर्का क्या होता है सर आप? तो बुर्का तो छिपाने के लिए है, कोई दिखाए नहीं पड़े। आप उसको इतनी बड़ी बना रहे हैं, मुझे नहीं समझ में नहीं। दूसरा मैं बयान उठा के जीता, जब उनसे दंगों के बारे में पूछा जाता है रॉयटर्स एजेंसी द्वारा, वो कहते हैं कोई कुत्ते का पिल्ला भी गाड़ी के नीचे आ जाए तो दर्द हो जाए। अगर आपको दर्द जताना ही है तो आप कुत्ते के पिल्ले से तुलना। ये बात गांव के लोगों को समझ में आती है। हम जो शहर में अंग्रेजी लोग हैं ना, अंग्रेजी बोलने वाले लोग, उनको लगता है वो हिंदी समझते हैं, इसमें हिंदी वाली जो रिएक्शन है ना, ये आम जनता जो मुझे फीडबैक मिली है, वो कहते हैं हाँ बात समझ में आती है कि हम गाड़ी नहीं चला रहे हैं तब भी हमें दुख होता है। तो इसीलिए वो कहते हैं मैंने नहीं किया। ये आपने बात छेड़ी, गाड़ी नहीं चला रहे मोदी 2002 में, तो गाड़ी कौन चला रहा है? अरे मुख्यमंत्री गाड़ी नहीं चलाएगा तो गाड़ी कौन चलाएगा? वैसे वो कहते हैं मैं एकदम इन कमांड हूं, डिसाइसिव हूं, सब फैसले मैं लेता हूं, मैं इंचार्ज हूं। दंगों के टाइम पे कौन इंचार्ज? फिर 1984 में कौन इंचार्ज था? और भागलपुर में जो दंगे हुए उसका कौन इंचार्ज था? नेली जो मैसेकर हुई थी असम में, उसका इंचार्ज कौन था? हम कैसे एक मुख्यमंत्री सवाल का जवाब नहीं दे रहे। नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ना चाहते हैं अपनी ठोस शख्सियत के दम पे कि मैं हूं इंचार्ज। दंगों के टाइम पे कौन इंचार्ज था सर? दंगे जब भी होते हैं उसमें मुख्यमंत्री को इंचार्ज बनाने के लिए कोई सबूत होनी चाहिए। अभी तक एक एफआईआर उनके नाम पर नहीं आई, और ये जो अभी केसेस बनाए सब बनावटी लगती है। तो मैं तो कहता हूं कि मैं तो सरकार में रहा हूं और मैं जानता हूं कि आज मैं राजीव गांधी को मैं नहीं जिम्मेदार ठहराता हूं। जरूर उसकी एक्सपीरियंस होती तो वो कुछ करते, जैसे हम लोगों ने तमिलों के ऊपर अत्याचार होने नहीं दिया 1991 में दिल्ली में, ये झुग्गी झोंपड़ी में होने वाला था तो हमने पहले ही आर्मी भेज दी थी। तो यही हम कह सकते हैं कि आर्मी भेजना चाहिए था, परंतु वो तो स्टेट गवर्नमेंट थी, उन्होंने सेंटर को आर्मी के लिए कहा था, आने तक ये सब हो गया। पर आप देखिए कि किस तरीके से अब अल्पसंख्यकों के बीच ये चिंता है कि अगर मोदी आते हैं, और कांग्रेस और बाकी पार्टियां इसको हवा भी दे रही हैं, उनको चिंता है कि मोदी आते हैं तो क्या होगा। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ध्यान करप्शन से, पॉलिसी पैरालिसिस से हटकर सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म पे आ गया है? वो तो एक कैंपेन में करप्शन वापस आ जाएगी। हम हैं लगे हुए हैं, हमें ये सब मोदी एक ही बात, हर बात मोदी को करने की आवश्यकता नहीं है। हम एक टीम है, हम सब कैंपेन करेंगे। आपको लग रहा है शायद कि एक लाल बत्ती आपको भी मिल जाए, इसीलिए गए हैं बीजेपी में वापस आप? मैं तो लाल बत्ती पहले भी पाया हूं। अभी तो किनारे में बैठे हुए थे तो आपको लगा लाल बत्ती मिल जाए, क्या हर्ज है? उससे क्या चढ़ गए मोदी की गाड़ी में। मैं तो लाल बत्ती ड्राइविंग कर रहे कि बैक सीट ड्राइविंग? मैं तो लाल बत्ती के बिना ही सबको परेशान कर रहा हूँ, मुझे लाल बत्ती की जरूरत ही नहीं है। लाल बत्ती मिल जाए तब सोचिए क्या होगा। उससे तो दुष्टों को परेशान होगी, वो परेशान होंगे। मैं तो उससे कोई उत्साहित होने वाला तो नहीं। कोई आपने हिट लिस्ट बनाई है सुब्रमण्यम स्वामी की? हिट लिस्ट 1 2 3 4, अगर मैं आया तो देखिए मैं इसको पहले चिदम्बरम, फिर ये, फिर वो। जिसने अपराध किया वो तो हिट लिस्ट में होने ही वाला है। अब अपराध किसने किया आप जानते हैं। आज तक उन्होंने सत्ता के कवच में बचे हुए हैं, कल वो बच नहीं सकते, इतना ही है। आप राहुल गांधी को बुद्धू कहते हैं, लेकिन ये बुद्धू तो बड़ा होशियार निकल रहा है। जब से वाइस प्रेसिडेंट बना है, पार्टी को कर्नाटक में जिता दिया और कांग्रेस की छवि बदलने में काफी हद तक सफल रहा है। देखिए कर्नाटक में आप थोड़ा वोट का विश्लेषण करिए। बीजेपी का वो जो वोट है वो 9% घटी, कांग्रेस का वोट 1% भी नहीं बढ़ी।
सर विश्लेषण से कुछ नहीं होता, सवाल सिर्फ हार और जीत का होता है, और जीती कांग्रेस, हारी बीजेपी। हकीकत यह है राहुल गांधी के रहते वो जीते कि नहीं जीते। आप लगातार हमला करते रहते थे राहुल गांधी पर। देखिए, हम राजनीतिज्ञ हैं, हम तो इस गहराई में जाते हैं कि ये जो हुआ है कर्नाटक, उसको सुधारा जा सकता है कि नहीं जा सकता। यदि कांग्रेस का वोट 9% बढ़ती तो हम समझते हैं जो काम है हट गए, उन्होंने डुबा दिया आपको। अब वो वापस आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर आप कहेंगे, वो तो कह रहे हैं वो नहीं आएंगे वापस। वो तो मनमानी की बात है। तो बार्गेनिंग कर रहे हैं? नहीं, बार्गेनिंग का क्या, आपने भी की बार्गेनिंग? मैं तो उनका, वो तो मेरा मित्र है, मैं तो जरूर उसको मनवाऊंगा। तो आप कह रहे हैं उनके साथ अन्याय हुआ है, और मैं नहीं समझता हूं कि उसके साथ ये इतना होना चाहिए। पर आडवाणी जी तो नहीं चाहते कि येदियुरप्पा लौटे। अब आडवाणी जी ने मुझे नहीं कहा। नहीं, आडवाणी जी हम बता रहे हैं आपको नहीं चाहते, उन्हीं की वजह से, उन्हीं और अनंत कुमार की वजह से। आडवाणी जी ने कभी मुझे नहीं कहा कि येदियुरप्पा को मत लाओ। उन्होंने कहा कि येदियुरप्पा को लाओ? नहीं, ये भी नहीं कहा। मैं तो इतना ही कहा कि वो मेरा मित्र हैं, और मैं तो समझता हूं कि उनको साथ ले आना चाहिए। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जैसे फर्ज कीजिए ट्विटर पे लगातार आप हमला बोलते रहते हैं राहुल गांधी पे, उसको तमाम तरह के नाम आप देते रहते हैं। हकीकत यह है कि जब से राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, कांग्रेस की ट्विटर स्ट्रेटेजी आ गई है, फेसबुक स्ट्रेटेजी आ गई है। अब मोदी, सुब्रमण्यम स्वामी पे कांग्रेस ही हमला बोलते रहते हैं। पहले से बहुत स्मार्ट हो गए हैं सर। इस कारण से आप मेरी ट्विटर पढ़ेंगे तो मेरी संख्या 1 लाख से 2 लाख हो गई जेन्युइन फॉलोअर्स। ये नहीं कि वो जो आपका आजकल तो सब खरीद रहे हैं सर। नहीं, आप देखिए, मेरी एनालिसिस नहीं की आपने। हम 10 मोस्ट लार्जेस्ट फॉलोअर्स में हमारा एक नाम आता है इंडिया टुडे में। पर कम से कम आप भी तो मानेंगे कि राहुल के आने से स्पोक्स पर्सन को लीजिए, मीडिया स्ट्रेटेजी को लीजिए, आउटरीच को लीजिए, कम्युनिकेशन को लीजिए, कांग्रेस पहले से तो होशियार हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं, और बुद्धू हो गई। मैं बता रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूं कि जो उनकी स्ट्रैटेजी है, उनको अभी तक दिमाग नहीं बना पाए कि जो 2014 तक रुकेंगे या अक्टूबर में करेंगे। सर, अक्टूबर में तो चुनाव के सपने आप देख रहे हैं, वो तो कह रहे हैं 2014 में होंगे चुनाव। वो नहीं, मैं तो कह रहा हूं अभी तक उन्होंने मन नहीं बनाया, वो बोलेंगे 2014 तक। मतलब आप कुछ जानते जो वो तो हमें नहीं बताएंगे कि हम अक्टूबर में करेंगे, हम तैयार हो जाएंगे, इसीलिए वो तो आखिर वक्त तक नहीं बताएंगे। तो आपका कहना है कि साजिश हो रही है, जल्दी हो जाएंगे चुनाव, ये उनकी विचार चल रही है। आपको कैसे मालूम? मेरे पास तो ऐसे लोग हैं जो उनके बारे जो 1 2 का 4 करते जब वो सोनिया गांधी विदेश जाती है, आप लोग का कभी पता नहीं लगता मुझे। मैं तो पहले अनाउंस कर देता हूँ ट्विटर में कि इस रास्ते से जा रही है और इस हॉस्पिटल में जा रही है। वो कैसा पता होता है? हमारे पास, आखिर में मैं दिल्ली में रहता हूं, हमारी नेटवर्क है, खुफिया आपकी प्राइवेट आईबी, सुब्रमण्यम स्वामी की आईबी। नहीं, पर मुझे ये बताइए सर, लोग यही पूछते हैं कि तुम्हें इतनी जानकारी कैसे मिलती है? कहते हैं कि आधी जानकारी आपकी गलत होती है, उल्ट सुलट कुछ भी बोलते रहते हैं। जो गांधी परिवार के खिलाफ आपको साजिश मिल जाए उसको आप सार्वजनिक कर दें, सच हो सच हो, वो तो बोलने की बात है। कोई क्वांटिफाई करके बताइए इसमें आपने ऐसा कहा। एक आरोप उनके खिलाफ अब तक किसी कोर्ट में साबित नहीं हुआ, तमाम तरह के आरोप लगाए कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। नहीं कहिए, मैंने उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोर्ट ने माना और कहा कि छोड़ दो, अब आगे नहीं करेगी। नहीं, आपने जो आरोप लगाए कि उनका मुनाफा, पैसा, नहीं, कोर्ट क्यों नहीं जाते? ये अभी ऐसे ही आप कुछ बात अभी तक मैंने उनकी मुनाफा और उनके जो काला धन विदेश में है उसके बारे में नहीं किया। नेशनल हेराल्ड में मैंने कहा फ्रॉड किया है, वो तो अभी कोर्ट में चल रही है। और जो मैंने उनकी जो मूर्ति की चोरी की बात की थी, वो तो कोर्ट ने नोटिस दिया था सीबीआई को कहा कि एफआईआर रजिस्टर करो। सरकार बदल गई, अभी तक रजिस्टर नहीं किया एफआईआर सीबीआई ने। तो बोफोर्स के मामले में मैं पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि उस समय हम सोचते थे कि राजीव गांधी इसमें उसको तो पैसा नहीं मिला था, ये सोनिया गांधी के रिश्तेदारों को मिला था, तो इसीलिए मैंने छुआ नहीं। तो मैं आज यही कहता हूं कि एक भी मेरा आरोप गलत नहीं निकला। लोग कह देते हैं सही कहा निकला, किसी कोर्ट में जाके साबित कीजिए। तमाम तरह के आपने आरोप लगाए। देखिए, कोर्ट में मैंने कई चीजों को साबित किया है। गांधियों के खिलाफ एक आरोप साबित नहीं किया। मैंने सिर्फ वही झूठा एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो तो साबित किया। चीफ जस्टिस ने मुझसे कहा कि अब छोड़ दो, हो गया, बहुत हो गया, अब वो आगे नहीं छापेगी। तो उसकी एफिडेविट देखिए 2004 का और 2009 में, उसमें जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है उसने निकाल दिया। बीजेपी तमाम बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन लगता है कि कांग्रेस ने फूड सिक्योरिटी बिल के जरिए एक ऐसा जरिया खोज लिया है कि लोगों को वोट दो, लोगों को अनाज दो, वो आपको वोट देंगे। तो आपकी जो बड़े बड़ी बातें हैं, जैसे मनरेगा में हुआ, जैसे फार्म लोन वेवर में हुआ, लगता है कि कांग्रेस की साजिश जमीन पर, जो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है वो जमीन पे काम कर रही है। आप लोग हवा में हो थोड़े। जमीन पर लोग समझते हैं ये धोखेबाज है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो अनाज है वो सड़ रहा है, आपके चैनल में ही दिखा रहे हैं।
दूसरा है कि ये हो नहीं सकता है क्योंकि 60 मिलियन माने 6 करोड़ टन सरकार खरीद कर 90% सब्सिडी में देगी। इनके पास मशीनरी नहीं है। इंदिरा गांधी ने ट्राई की थी 1974 में, फिर माफी मांगी उन्होंने होलसेल ट्रेडर्स से कि वापस आ जाओ, हम डी नेशनलाइज कर रहे हैं। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए, ये कभी इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। मनरेगा भी चला था, तब भी मनरेगा में नाम खराब हो गया, लोन वेवर भी चला था, राम चुनाव तो जिता दिए नहीं कहा, वीपी सिंह ने लोन वेवर किया, उसमें हार गया था। और यहाँ जीत गई सोनिया गांधी, तो जीत गई। कहाँ जीती? 2009 में कौन जीता? आप जीतेगी वो जीते। 2009 सोनिया गांधी की नहीं थी, वो मनमोहन सिंह अच्छा आदमी है, इसको एक और बारी देनी चाहिए, उस पर जीते थे। हार होती है तो हार मनमोहन की होती है, सोनिया की होती है, जीत लेकिन क्या बात है? वही कांग्रेस जब वो हारते हैं कहते हैं कि मनमोहन सिंह के कारण है, हम जीतते हैं तो राहुल गांधी के कारण है। जहां भी गया था कर्नाटक में वहां हार गया था, ये आपको पता नहीं है। वहां जा आप देखिए कहां गया, उत्तर प्रदेश में गया था, वहां पे भी तो हार गया। मोदी कहां गया था? वो तो गया था 2 ही जगह, 3 जगह पे गया था। नहीं, बेंगलोर और मैंगलोर बस, और दोनों में अधिकतम बीजेपी वहीं जीती। ये तो मतलब कमाल की। अब छोड़िए, मुझे ये बताइए कि सर हिंदू राष्ट्रवादी क्या होता है? हिंदू नेशनलिस्ट, मतलब आप बोलिए कि मैं नेशनलिस्ट हूं, मैं पेट्रियट हूं, मैं इंडियन नेशनलिस्ट हूं, ये कहने की जरूरत पड़ी है मोदी को कि मैं एक हिंदू नेशनलिस्ट हूं। देखिए, पहले आप सवाल देखिए क्या पूछा गया कि आप हिंदू नेशनलिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि यदि आपका कहने का अर्थ है कि मैं हिंदू हूं और नेशनलिस्ट हूं, हाँ मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं, ठीक है। तो आप उनको, मोदी जी को पता होना चाहिए कि आप लोग दुष्ट हैं, और हम दुष्ट नहीं हैं। देखिए, उसने जो कहा था वो कहा था मैं हिंदू भी हूं। सर आप ये कहते कि मैं नेशनलिस्ट हूं, मैं पेट्रियट हूं, मैं इंडियन फर्स्ट। उसने कौन सी? सचिन तेंदुलकर ने कहा मैं महाराष्ट्रियन बाद में हूं, पहले मैं इंडियन। मैं कहते रहा हूं कि मैं इंडियन फर्स्ट हूं, तमिल बाद में हूं, मैं तो जाकर तमिलनाडु में कहता हूं। क्यों नहीं कहा ये? मोदी को जब सवाल पूछा गया कि आप हिंदू नेशनलिस्ट हैं, वो कहा मैं तो हिंदू हूं और नेशनलिस्ट हूं, इसको हिंदू नेशनलिस्ट कहेंगे, तो मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं। अब उसमें इसके मतलब नहीं है कि सिर्फ हिंदू नेशनलिस्ट हो सकता है। हम लोग तो कहते हैं कि जो मुसलमान मान लेगा कि उसका पूर्वज हिंदू है, वो भी नेशनलिस्ट है। हम तो उनको अपनाने के लिए तैयार हैं। और मुसलमान के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आज शिया बिल्कुल हमारे साथ है, एनडीए के साथ है, और भी अन्य हैं, अहमदी हैं, बरेलवी मुस्लिम हैं। तो आप मुस्लिम में मत कहिए, मुस्लिम में आज डिवीजन आ गई। सर आप चाहेंगे कि डिवीजन आ जाए, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं उसकी कहीं पे कोई प्रमाण नहीं है उसके। वो देखेंगे आप रिजल्ट में। आप चाहेंगे? मैं कहता हूँ कहाँ प्रमाण देख सकते हैं? गुजरात में लोकल बॉडीज इलेक्शन में देखें, क्या है? विकल्प क्या है? अगर नहीं जिताया तो वहां पे सड़क कैसे बनेगी, बिजली? वही होने वाला है। में वोट पड़े और उत्तर प्रदेश में पड़े, बिहार में पड़े, बहुत फर्क है सुब्रमण्यम स्वामी जी। मैं कह रहा हूं वही होने वाला है कि विकल्प एनडीए का कोई नहीं होने वाला है। ऐसी हवा बनेगी इस इलेक्शन में। चलिए, हवा और बनेगी कि नहीं? हिंदू में जब फीलिंग आएगा कि ये हमारे लिए रक्षा कर सकते हैं, ये कांग्रेस हमें बर्बाद करेगी, ये पाकिस्तान को हवाला कर देगी, ऐसी प्रोपेगेंडा तो आपकी स्ट्रेटेजी ये है कि हिंदू वोट बैंक एक हो जाए, मुस्लिम वोट बैंक बढ़ जाए, और उसी में सुब्रमण्यम स्वामी और नरेंद्र मोदी गाड़ी में सवार होकर कौन पीछे कौन, ये अभी तय नहीं। नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं अभी जानता हूं कि उनके दिमाग में क्या है। इस सवाल पर मेरी यह ओपिनियन है, हिंदू को इकट्ठा करो, मुसलमान को डिवाइड करो। चलिए, ये राजनीति ऐसे नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। मैं तो किसी को धर्म के नाम पर जब राजनीति नहीं, मुसलमान देश में वो बड़ी खतरनाक बात है। शिया के साथ क्या अन्याय हो रहा है जो पाकिस्तान में इतनी रणनीति है, जिसको आप इतने खुले तौर पे मान रहे हैं, वो रणनीति बहुत खतरनाक है इस देश के लिए। खतरनाक आपको समझना होगा। हम 80% हैं हिंदू, तो इसीलिए खतरनाक कैसे कह सकते हैं? चलिए, कम से कम मुसलमान में 14% में 7% हमारे साथ आ जाए, खतरनाक कैसे हो गया? चलिए, कम से कम आपकी जो भी बात है वो पर्दे के पीछे नहीं, आप खुले कैमरे पे बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जनता को सुब्रमण्यम स्वामी के वचन पसंद है या नहीं, देखा जाएगा। चलिए, आप तो लगता है कुश्ती के लिए इस दंगल में तैयार हो। सुब्रमण्यम स्वामी, सीधी बात के लिए वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी सुब्रमण्यम स्वामी से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।